हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से हल करना आपको सिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लेंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे और सभी प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपए का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? तो देखिए 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर से कुछ अमाउंट लेता है, जिसके रूप में वह जो है ऋण यानी कि ब्याज के रूप में वह 9,600 रुपए का भुगतान करता है। तो हमें बताना है कि मूलधन कितना था, जो उसने ऋण लिया था वह ऋण कितना था। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कंफर्म रूप से दे रखा है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले उसने लिया तो 5 वर्षों का ब्याज लगेगा और ब्याज का जो दर है वह कितना है? 16% है। तो 5 वर्ष में हम देख रहे हैं उसे कुल 16% 5 वर्षों में देना है, यानी कि 16 प्रत्येक वर्ष का ब्याज दर कितना है? 16%। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा टोटल? 16 पंचे 80% उसे कुल ब्याज देना होगा। और जो 9,600 रुपए है, 9,600 रुपए है जो प्रश्न में आपको दिया गया है 9,600, यह क्या है? ब्याज है। ब्याज यह किसके बराबर है? 80% के बराबर है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसे 80 से हम भाग कर देंगे। क्योंकि हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन 100 से हम गुना कर देंगे। यह हमारा 100 क्या हो गया? हमारा मूलधन हो गया। तो चलिए सिंपल अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे देखें तो हमारा यह 12×8 = 96, 12 बार में ये चला गया हमारा, ठीक है, 12 बार में ये चला गया और 1 जीरो आपका यहाँ पे क्या जाएगा? शेष बचेगा, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो ही कटेगा, बाकी 120 बार में 9600 कट जाएगा। इसे गुना हम करेंगे 120 को 100 से, तो ये हमारा कितना आ गया? 12,000 आ गया। यानी कि जो मूलधन था, जो उसने ऋण लिया था, वह ऋण कितना था? जो उसने उधार लिया था ऋण, जिसपे उसे 9600 रुपए का ब्याज लगा था, वह ऋण कितना था? 12,000 रुपए था। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न था, बस आसान तरीके से बस आपको पहले प्रश्न समझना था। प्रश्न जो कह रहा था उसके अनुरूप देखेंगे तो प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिंपल आपको 16% का ब्याज दर लग रहा है, एक वर्ष में 16%, तो 5 वर्ष पहले लिया था तो 5 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। तो 16 गुने 5 80%, उसे 5 वर्षों में कुल ब्याज देना होगा, ठीक है। और 9600 जो रुपया है वो क्या है? ब्याज है। तो 9600 रुपये किसके बराबर है? 80% के बराबर है। तो 9600/80 कर देंगे। मूलधन ज्ञात करना है तो यह 100 हमने क्या लिया है? मूलधन लिया है। सिंपल इस इक्वेशन को हल किया, क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। आंसर क्या है? 12,000 रुपए, जो कि उसने ऋण लिया होगा, जिसपे उसे 9600 रुपए का ब्याज देना पड़ा। तो उम्मीद है अभी से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरह के कुछ और प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखें तो रमन ने 5 वर्ष पहले 8% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 8,000 रुपए का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? यह बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न था। इससे पहले के जो हमने प्रश्न हल किए थे वे आपका एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 को 2 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तो पहला प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसी पैटर्न पर आधारित दूसरे प्रश्न को हम ले रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा था कि रमन ने 5 वर्ष पहले 8% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण के रूप में ब्याज के रूप में उसने कितना दिया? 8,000 रुपए का भुगतान किया। उसने ऋण कितना लिया है? तो देखिए इसमें भी आपको क्या दे दिया गया है? 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष तक ब्याज देगा और ब्याज का दर प्रति साल कितना है? 8% है। तो 8% 5 वर्षों के लिए देगा, 8% 5 वर्षों के लिए देगा, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि टोटल 40% क्या देगा? वो 5 वर्षों में ब्याज के रूप में भुगतान करेगा। और ब्याज हमारा कितना है? ब्याज दे रखा है इस 40% के बराबर दे रखा है, 8,000 रुपए दिया है, जो कि ब्याज के रूप में उसने भुगतान किया। तो 5 वर्षों में 40% उसे ब्याज देना होगा और ब्याज का मूल्य कितना है? मूल्य के रूप में कितना है? 8,000, यानी कि 40% के बराबर है 8,000 रुपए।
तो कुछ नहीं, हमें शुरू में उसने कितना ब्याज लिया है, कितना ऋण लिया है, यह निकालना है। तो 8,000 के बराबर कौन है, 40%। 8,000 को ऊपर लिखेंगे, 40 को नीचे लिखेंगे। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन 100 के रूप में लेंगे। सिंपल इस इक्वेशन को हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 चला गया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 200 में ये कट गया। तो हम देख रहे हैं 200 गुणे 100, 200 गुणे 100, तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल 20,000 रुपये आ गए। यानी कि उसने जो शुरू में ऋण लिया था, ऋण कितना था, 20,000 रुपये था, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यह भी आपका पिछले प्रश्न की तरह ही था और बहुत ही आसान प्रश्न है। बस एक बार इस तरह के प्रश्नों को आप समझ लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में कभी भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप आसानी से इसके उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं, और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं और ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। अकेले सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न मैं आपको पहले की वीडियो में भी करा चुका हूं। अगर पहले की वीडियो आप नहीं देखे तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, मैं यहाँ हल कर रहा हूँ और सीखिए। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं। कौन, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 घंटे में कर सकते हैं, 12 घंटे में कर सकते हैं। वहीं दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ए, बी और सी ये तीन मिलकर के उस कार्य को पूरा करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। कौन कौन, ए प्लस बी और ये सी, ये तीन जो मिलके कार्य करते हैं तो कितने घंटे में कार्य कर लेते हैं, 8 घंटे में कार्य को समाप्त कर लेते हैं। तो मालूम है कि हमें इस तरह अगर दिया गया हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कुल कार्य निकालना होता है। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, इस दोनों का हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, कुल कार्य मालूम चल जाएगा। तो 12 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। यानी कि कुल काम जो है ए और बी 24 काम को 12 घंटे में करते हैं, ए बी सी 24 काम को 8 घंटे में करते हैं। तो कुल काम हो गया 24, जिसे ए बी सी मिलके कर रहे हैं। चलिए अगर हम ध्यान दें कि ये 12 घंटे में कर रहे हैं तो प्रत्येक घंटे में कितना काम हो रहा है, तो ए और बी मिलके प्रत्येक घंटे में कितना काम करेंगे, तो 12 दूनी 24, यानी कि एक घंटे में 2 काम करेंगे। इसी प्रकार देखिए ए बी सी ये तीनों मिलके 24 काम कितने घंटे में करेंगे, एक घंटे में कितना काम करेंगे, तो 8 भागा 24, तो 8 त्रिक 24, यानी कि ए बी सी जो है वह प्रत्येक घंटे में 3 काम करते हैं और ए बी प्रत्येक घंटे में 2 काम करते हैं। ठीक है, तो आगे प्रश्न कह रहा था कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए आपके प्रश्न में ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। वहीं ए प्लस बी ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। अगर इस ए बी में से इस ए बी को घटा दे तो सिर्फ सी बच जाएगा, यानी कि इस 3 में से 2 घटा दे तो सी का काम निकल जाएगा। यानी कि सी क्या कर रहा है, सी एक काम कर रहा है। सी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो प्रश्न में पूछा क्या था कि सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कुल काम कितना है, 24 है। सी एक काम कर रहा है, सी अकेला एक काम करता है, तो 24 काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, 24 घंटे में पूरा करेगा। 24 घंटे में, एक घंटे में एक काम कर रहा है तो 24 काम को 24 घंटे में पूरा करेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 24 घंटे में कर लेगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण पर काफी सरल प्रश्न था। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ इस सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखिए और उसे बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप समझ सके कि आपकी समझ इस तरह के प्रश्नों पे कितनी अच्छी बनी है
अगर आप स्वयं हल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जहां परेशानी हो वहीं वीडियो का हेल्प ले, फिर इस तरह आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होती जाएगी। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर 2022 को चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2,800 रुपए के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक डीलर जो है दो छूट दे रहा है, एक 45% की, दूसरा 25% की। 25% की डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि वो नगद भुगतान करेगा ग्राहक, तो उसे 25% की और डिस्काउंट वो देगा। तो इस कुल मिला के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक 45% का, दूसरा 25% का। और जो वस्तु है वो वस्तु का जो मूल्य रखा गया है वो 2800 है, यानी कि 2800 रुपए के वस्तु पे ये दो छूट देना है। तो वस्तु का मूल्य दिया गया है 2800 रुपये और इस पे वो दो छूट दे रहा है। पहला छूट तो वो दे रहा है 45% का। 45% छूट देने का मतलब है कोई वस्तु अपने आप में 100 होता है उसका मूल्य, अगर 45% का छूट दे रहे हैं कि 100 में 45 कम हो जाएगा, यानी कि 100 में 45 कम हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना रह जाएगा, 55% रह जाएगा। 55% को लिख सकते हैं 55/100। वहीं दूसरे छूट की बात करें तो नगद भुगतान करने पर 25% की वो और छूट देता है, यानी कि फिर 100 में 25 कम, यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना 75% रहेगा। 75% को 75/100 लिख सकते हैं। तो चलिए सिंपल अब इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 7 चौका 28, 7 गुने 55 गुने 3 हमारे इक्वेशन में ये बचा। तीनों को गुना करेंगे, तो गुना करने में हमें क्या प्राप्त होगा 1155, यानी कि उस ग्राहक को उस वस्तु के लिए, उस पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा, 1155 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 15 वर्ष में क्या हो रही है, 6 गुनी हो जाती है। 6 गुनी हो जाती है, इसका अर्थ यह है कि इसमें ब्याज का उसे 5 रुपए मिल रहा है, ब्याज का उसे 5 रुपए मिल रहा है, यानी कि यह सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 5 रुपए ब्याज का मिल रहा है और 1 रुपए क्या है, 1 रुपए पर, 1 रुपए मूलधन पे, ठीक है। और कितने वर्षों में, तो समय आपका है 15 वर्ष। समय कितना है 15 वर्ष। प्रश्न में पूछा गया है कि वार्षिक दर लगभग कितनी है, यानी कि आर आपको फाइंड करना है, रेट यानी दर आपको पता करना है। प्रश्न में आपको दर नहीं दिया गया है, ठीक है। और फॉर्मूले के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, बट्टे में 100 ही आता है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो सिंपल हम इसे अगर हल करेंगे, तो देखिए 5 से आपका यह कट जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि आर बराबर अगर हम देखें, आर बराबर आपका कितना आ गया 100/3 आ गया, 100/3 आ गया। अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें मालूम है यह कितना हो जाएगा 33.33%। तो रेट आपका क्या हो गया, रेट आपका हो गया 33.3333%। यह आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न भले ही पढ़ने में कठिन था पर बनाने में उतना ही आसान था। तो आप देख सकते हैं इतना मुझे समझाने में आपको लगा है, बाकी अगर आप इसे समझ जाएंगे तो इसे बनाने में मुश्किल से आपको 2 सेकंड का वक्त लगेगा। और बात करें इस प्रश्न की, तो प्रश्न आपको एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए और मैं आसान कॉन्सेप्ट से इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 39 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है प्रश्न के अनुसार कि 10 संख्याओं का औसत 39 है, 10 संख्याओं का औसत 39 है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए, जब प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित करेंगे तो उसके औसत में भी हमें 3 से ही
3 से ही भाग लगाना पड़ेगा, उसकी औसत को भी 3 से विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम अगर इसमें भाग लगाएं तो हम देखते हैं कि यह 13 बार में कट जाता है, 13 या 39, यानी कि ये 13 आया है, यह जो 13 आया है वही क्या होगा, नया औसत होगा, वही क्या होगा, नया औसत होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं और ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो प्रश्न में पूछ क्या रहा था कि 10 संख्याओं का औसत 39 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए, चाहे आप प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित करें या औसत को विभाजित कर दें, बात बराबर ही है। ठीक है, आपका जो नया संख्या आएगा उसको अगर औसत निकालते तो वो भी 13 ही आता। इसलिए जिस संख्या से आपको, जिस अंक से आपको संख्या में विभाजित करना हो उसकी औसत में अगर विभाजित कर देंगे तो नई संख्या का आपको औसत पता चल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 शेषफल प्राप्त हो। यह जो प्रश्न है आपका वह एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे आप आसान तरीके से हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न में दिया क्या गया है कि 19 और 23 को, कोई छोटी से छोटी संख्या है उसे अगर 19 और 23 से विभाजित करते हैं, किससे, 19 से और 23 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 19 से विभाजित करेंगे तो 13 बचेगा और 23 से विभाजित करेंगे तो 17 बचेगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं, अंतर निकाल लीजिए, इनके दी गई संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। 19 में से 13 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और 23 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें भी आपका 6 बचेगा, इसमें भी क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये करने के बाद सिंपल कुछ नहीं, जो आपको संख्या दी गई है जिसे विभाजित कर रहे थे, यानी कि 19 और 23 वह संख्या है जिससे छोटी से छोटी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं, तो 19 और 23 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपको क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 437 प्राप्त होगा, 437 प्राप्त होगा। जब 19 और 23 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको 437 प्राप्त होगा। इसके बाद सिंपल जो अंतर था हमारा संख्याओं का, तो दोनों में 6 का ही अंतर आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, 6 माइनस करेंगे। 6 माइनस करने के बाद चलिए इसे माइनस करते हैं तो आपको बचेगा 1, यहां बचेगा आपको 3 और यहां बचेगा 4, यानी कि ये जो 431 है, ये जो 431 है यही इस प्रश्न का आंसर है और यही वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 19 और 23 विभाजित करेंगे तो क्रमशः 13 और 17 शेषफल बचेगा। तो 431 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और बनाने में बिल्कुल आसान है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। जितना भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखे और वीडियो देखने के बाद उसे स्वयं बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास करें। अगर आप हल कर पाते हैं यानी कि आप बेहतर रूप से प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो से सहायता ले सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो प्रश्न है आपका एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी आज प्रश्न हम ले रहे हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कभी ना सोचे कि यह किसी और एग्जाम का है। देखिए, प्रश्नों का पैटर्न लगभग मिलता जुलता ही रहता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आपके प्रश्न आने हैं, आपका सिलेबस है, तो यह मत ध्यान दीजिए कि यह किस कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। उस प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हो सकता है उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इसलिए कभी यह ना सोचे कि ये नहीं आएगा ये आएगा। आपके सिलेबस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पैटर्न के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए इस प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 60 रुपये 72 पैसे रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
तो ध्यान देखिए कि पहले उसे क्या हो रहा था, पहले हो रहा था उसे हानि हो रही थी, हानि हो रही थी। अब उसे क्या चाहिए, 6% का लाभ पर बेचा जाए, क्योंकि 6% हानि पे पहले बेचा जा रहा था। अब इसे क्या करना है, 6% लाभ पे बेचना है, इतना प्राप्त करना है, 6% लाभ प्राप्त करना है। तो -6 से पहले तो उसको इस स्थिति पे आना पड़ेगा जहां उसे न प्रॉफिट हो न लॉस हो, यानी कि 0 प्रॉफिट एंड लॉस पे लाना पड़ेगा। तो यहां से 6 इसे यहां चलना पड़ेगा, 6 से यहां बढ़ना पड़ेगा। टोटल हम देखें उसे 12% मूल्य में वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके उसे 6% का लाभ होगा। ठीक है। और प्रश्न के अनुसार क्या होगा, उसे 60 रुपए 72 पैसे अधिक मिलेंगे, यानी कि अधिक लाभ होगा कितना, 60 रुपए 72 पैसे। तो हम कह सकते हैं कि ये 12% किसके बराबर है, 60 रुपए 72 पैसे के बराबर है। ये 12% किसके बराबर है, 60 रुपए 72 पैसे के बराबर है। चलिए इसे हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% का मान निकालेंगे तो 60 72 बट्टे में आपका आ जाएगा 12, गुने में 100 का मान निकालना है, गुने में 100। इसका दशमलव था, अगर उसे नीचे निकाल ले तो ये आपका नीचे 100 आ गया। इस 100 से आपका ये 100 चला गया, 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 0 12 छक 72। तो हम देख रहे हैं कितना आया, 506 आया, 506 आया। ये क्या होगा, उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान प्रश्न थे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपके लिए प्रश्न कठिन और आसान, ये चीज आपको लगना जो महसूस होता है इसे आप भूल जाएंगे। सभी प्रश्न आसान होते हैं, बस आपने किस तरह के प्रश्नों का अभ्यास किया है यह डिपेंड करता है। अगर आपने सभी तरह के सभी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास किया होगा तो आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जितने ही प्रश्न मैंने कराए हैं सभी प्रश्नों का अभ्यास नोटबुक में पुनः प्रश्नों को लिख करके बिना वीडियो देखे बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास करें, ताकि आप बेहतर रूप से और समझ सके। तो मिलते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।